हमने लास्ट देख लिया है, कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर लिया है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, टाइटल मतलब ओनरशिप की बात हो रही होगी। ठीक है, तो सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। हाँ, अब वो पर्सन सेल कर रहा है जो ओनर एक्चुअल में है नहीं। तो सुनिएगा, द जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। ठीक है, उससे बेटर तो क्या ही दे सकेगा। हाँ, अगर उसके पास जो चीज है जो उसकी है वो वही सेल कर सकता है ना। ठीक है, किसी और की चीज नहीं सेल कर सकता, ये नॉर्मल बात है, आपको ही पता है। आप अपने दोस्त की चीज उठा के बेच सकते हो विदाउट उसकी कंसेंट के? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द बायर आल्सो विल नॉट बिकम द ओनर। अब जिसने खरीदी है वो चीज, वो ओनर कैसे बन जाएगा जब आप ही ओनर नहीं थे, आपके पास उसका राइट ही नहीं था बेचने का, तो फिर वो आप कैसे बेच सकते हैं? ठीक है, दैट इज द टाइटल ऑफ द बायर शैल बी द सेम एज ऑफ द सेलर। जो सेलर है जैसा टाइटल उसका वैसा बायर का रहने वाला है। हाँ, तो एक लैटिन मैक्सिम है, क्या कह रहा है, नेमो दैट क्वाइट नॉन हैबिट, मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। जो उसके पास ही नहीं है वो क्या दे सकेगा? ठीक है, जिसके पास सब कुछ होता है वही दे सकता है। ठीक है, जिसके पास खुद ही कुछ नहीं है वो क्या दे सकता है? ठीक है, चलिए आगे। If A sells some stolen goods to B, stolen क्या इसके पास वैलिड टाइटल हुआ? नहीं हुआ। Who buys them in a good faith? ठीक है, good faith, but B will get no title to that and the true owner has a right to get back his goods from B. Stolen तो थे, ठीक है, पर B ने गुड फेथ में खरीदा था ना, उसको तो नहीं पता था ना कि वो स्टोलन गुड्स हैं, बट उसको स्टिल वापस करने पड़ेंगे क्योंकि ओनरशिप A के पास ही नहीं थी, तो B के पास कैसे आ जाएगी? ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जो ओनर नहीं है, ओनर ना होने के बावजूद सेल कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंसिपल, आप एजेंट, मैंने आप अपने एजेंट को गुड्स असाइन कर दिए, आप आगे जाके आप डील कर सकते हैं उसके अंदर। तो वही कह रहा है, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, देखिएगा, a sale made by mercantile agent of the goods for the document of title to goods would pass a good title, वो good title pass करेगा to the buyer। ठीक है, if he was in possession of the goods or document with the consent of owner, owner principal की consent से वो बेच रहा है। if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business during जो business hours है उसमें उसने शॉप में जाके प्रिंसिपल ना होने के बावजूद, ठीक है, बिजनेस किया और आगे सेल कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। If the buyer has acted in good faith and has the time of the contract of sale no notice of the fact that the seller has no authority to sell, ये provides है। ठीक है, चलें आगे, चलिएगा। ज्वाइंट ओनर्स, ठीक है, अब दो ओनर्स हैं एक गुड के, ठीक है, उसमें से कोई एक ही बेच रहा होगा, मेरे हिसाब से दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है। A, B, C are three brothers and joint owners of TV and VCR, ठीक है, एंड विद द कंसेंट ऑफ B और C, B एंड C के कंसेंट से वो चीज किसके पास थी? A के पास थी। ठीक है, VCR। A sells the TV and VCR to, ठीक है, P को बेच दिया। वो बायर डिड इन गुड फेथ विदाउट द नोटिस दैट, उसके बाद उसको ये थोड़ा पता था A के पास अथॉरिटी नहीं है सेल की, बट यहाँ पे कंसेंट थी B और C की और उसके पास पोजेशन में थी, स्टिल वो एक पार्ट ओनर तो है, तो हमने पार्ट ओनर वाला भी देखा था, तो VCR और TV का गुड टाइटल पास हो जाएगा। ठीक है, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन ने, अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ना, एग्रीव्ड पार्टी एक होती है, एक वो सब चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था और आप देखेंगे भी आगे। ठीक है, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स अ डायमंड रिंग फ्रॉम वाई, फ्रॉड किया। दिस कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्ट किसके, अच्छा पहले आप ही बता दीजिए, वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे होगा? वाई के ऑप्शन पे होगा। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टर्मिनेटेड, एक्स सेल्स द रिंग टू जेड, एन इनोसेंट परचेजर। ठीक है, Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside। Aggrieved पार्टी को स्टार्टिंग से ही उसको करना पड़ेगा कि भाई नहीं, इसने मेरे से जोर जबरदस्ती की है, बट उसने कुछ नहीं बोला और फॉर द टाइमिंग, उस टाइम पीरियड में आगे फर्दर सेल हो गई है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, मे बी कोर्ट को सू करके और आप वो बाद में करके उसे क्लेम कर सकते हैं, बट आप अपने आप गुड्स को वापस नहीं ले सकते। ठीक है, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटेन इन पोजेशन, आपने देखा था मोटू पतलू वाला, ठीक है, उससे रिलेट करके चले एक बार। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग ICL मैचेस P बाय द टीवी सेट फ्रॉम R, P ने R से लिया, R एग्रीज टू डिलीवर द सेम टू P आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद।
ठीक है। इन मीनवाइल आर सेल्स द सेम टू एस, उसने एस को बेच दिया एट ए हायर प्राइस, हु बायज इन गुड फेथ विदाउट द नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल। हाँ तो एस को तो गुड टाइटल मिलेगा ना, ठीक है। वहां पे क्या था, अनडिस्टर्ब पोजेशन की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आगे फर्दर सेल कर दिया गया है, ठीक है। पोजेशन उसी के पास था, ठीक है। उसको हायर प्राइस मिला, उसने बेच दिया, वो उसको उसके पैसे वापस दे देगा, ठीक है। डैमेज। चले आगे। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैड वेस्टेड टू हिम, उसके पास आई नहीं है फिर भी उसने आगे बेच दिया। हाँ चले। A took a car from B on the condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as hire charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh rupees in 24 installments. After the payment of few installments, पूरी 24 नहीं हुई कुछ, A ने कार C को बेच दी। B can recover the car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He has only an option to buy the car. ठीक है, उसके पास ऑप्शन था, उसने खरीदी नहीं थी, ना ही उसने एग्री किया था, तो ये तो वापस देनी पड़ेगी ना, ठीक है। चलें आगे। इफेक्ट ऑफ एस्टोपल, एस्टोपल पता होगा आपको, बाय होल्डिंग आउट और सब चीजें, जब उस किसी ने रजामंदी दी और कुछ बोला नहीं और वो सब चीजें होती हैं, देखते हैं अभी इसको। When the owner is estopped by the conduct from denying the seller authority to sell, the transferee will get a good title against the owner. Let's say मैं मेरा फ्रेंड और आप खड़े थे, मेरी और आपकी डील हो रही है इस पेन को बेचने की, बट ये पेन एक्चुअली में मेरे फ्रेंड का है, मैं आपको बेच रहा हूं पर मेरा फ्रेंड मना नहीं कर रहा और साथ में हो सकता है ये भी कह रहा हो कि नहीं ये सर का ही है, ठीक है। तो ये हो गया एस्टोपल, ठीक है। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली राइट आ जाता है, मैं इसको आपको बेच सकता हूँ। नीचे एग्जांपल वही दिया हुआ है, देखिए एक बंदा है, ये कह रहा है सरदार जी को, सरदार जी मैं घर बेच रहा हूँ, ठीक है, घर बेच रहा हूँ। सरदार जी कह रहे हैं सानू की, बल्ले बल्ले सानू की, ठीक है। फिर बाद में कहता है आपका, तो वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक अथॉरिटी पास ऑन कर दी है इस बंदे को कि आप मेरा घर बेच दो, ठीक है। वही बात एग्जांपल में लिखी गई, आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ आई, ये है एस्टोपल। आगे कह रहे हैं सेल बाय अनपेड सेलर, इसको आपको अच्छे से भी समझाएंगे अभी। अनपेड सेलर होता क्या है, पर एक और बात बता देता हूं। लेट्स से मेरा गुड्स है, मैंने आपको बेच दिया है, मैंने अपना गुड्स आपको बेच दिया, पर आपसे पैसे नहीं आए मुझे, तो मैं जब तक पैसे रिसीव नहीं कर लेता मैं रहूंगा अनपेड सेलर। वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियान मतलब वापस लेना, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मैंने डिलीवरी की थी, रास्ते में रोक लिया है, ठीक है, अपने गुड्स को वापस लेने के लिए, या वहीं रुकवा दिया, या कैरियर के पास रुकवा दिया, यानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास रुकवा दिया है, इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड, ठीक है, आगे बेच दिया, ठीक है। द बायर एक्वायर्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर, ठीक है, जो आगे बेचा उसको गुड टाइटल मिलेगा, जो बायर आगे वाला है, ठीक है। कह रहा है कुछ इस एक्स के अकॉर्डिंग सेल हो रही है, तो भी सेल बाय एन ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी वाइंड अप वगैरह में जा रही है, तो रिसीवर ने या लिक्विडेटर ने किया है, ठीक है, सेल तो भी माना जाएगा, वैलिड टाइटल पास ऑन कर रहे हैं। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट ए वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस उसने पूरी कोशिश की कि उसको नहीं मिला है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स आगे बेच सकता है, या फिर वो पेरिशेबल नेचर के है, वो भी हम छोटी छोटी चीजें अभी देख लेंगे। A sale by pony can convey a good title to the buyer. Pawner pony होता है, हाँ ये देखेंगे अभी, आप इसको इतना ज्यादा मत देखिए, आप इसको pony ही समझ लीजिए, pawner pony होता है, ठीक है, प्लेज में, ठीक है, प्लेज करते हैं जब हम, ठीक है, तो जो प्लेज कर रहा है और प्लेज किया जा रहा है, तो pawner और pony, ठीक है, वो देख लेंगे। अभी प्लेज की भी बात करेंगे आगे। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये आपने अभी चीजें देखी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कैसे परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, डिलीवरी होगी, आपने देखा डोमिनोज, ठीक है, और सेलर और बायर की ड्यूटी होगी कि वो गुड्स डिलीवर करे और उसको पे करे, ये हम स्टार्टिंग में ही देख के आए थे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन, ठीक है, पेमेंट, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, है ना, वही वाली बात। डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट्स ऑफ द प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन, ठीक है। द सेलर है क्या कह रहा है, द सेलर की बात हो रही है यहाँ पे, सेलर जिसके पास गुड्स है, जो ओनर है उसका,
shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange of the price. वो देना चाहता है, वो पैसा लेना चाहता है. And the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange of the possession of the goods. सिंपल सी बात है, पेमेंट और डिलीवरी कंकरेंट होंगी, साथ साथ होंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में. ठीक है, कुछ रूल्स है डिलीवरी के. कह रहा है पार्ट डिलीवरी कर सकते हैं, बायर अप्लाई करेगा डिलीवरी के लिए, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजीशन ऑफ द थर्ड पार्टी, कौन हो सकता है थर्ड पार्टी, वेयर हाउस कीपर, एजेंट, वही डिलीवरी टू कैरियर, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वारफिंगर और शिपिंग एजेंट को देते हैं. डिटेरियोरेशन मतलब खराब हो रहे हैं गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो उसके लिए क्या होगी कंसिक्वेंसेस. बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड, बायर जो है वो अपने गुड्स को एग्जामिन भी कर सकता है. तो ये सारी चीजें देखते हैं. चलिए, डिलीवरी आपको पता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ठीक है, पोजेशन एक से दूसरे के पास जाना, ठीक है. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी देखते हैं. कह रहा है डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज अ डिलीवरी ऑफ द, ठीक है. बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर. मतलब जितनी गई है उसी की मानी जाएगी ना डिलीवरी, और कुछ बाकी रह गया तो वो जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब तक हम उसकी डिलीवरी नहीं मान लेंगे, जब तक आगे वाले गुड्स जो अभी हमें देने हैं, डिलीवर करने हैं. हाँ, बट हाँ राइट्स इफेक्ट सेम है, चाहे हो सारी डिलीवरी करते चाहे पार्ट करिए, ठीक है, वही उतना ही रहेगा. हाँ, बायर भी अप्लाई कर सकता है डिलीवरी के लिए. अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज द डिलीवरी. बायर जब तक नहीं कहता, जरूरी नहीं है कि या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में हमने डाल दिया हो कि हमें करना है, या फिर बायर नहीं कह रहा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला बट आपको मेरे घर तक ही डिलीवर करना पड़ेगा, तब तक सेलर बाउंड नहीं है. प्लेस ऑफ डिलीवरी where it is for the buyer to take possession of the goods or the seller to send them to the buyer, is a question depending in each case of the express or implied between the parties. मतलब डिपेंड करेगा सेलर और बायर के आपस के कॉन्ट्रैक्ट में और इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंडीशंस पे कि वो कहाँ चाहते हैं डिलीवरी, कैसे चाहते हैं डिलीवरी. ठीक, ऐसे ही टाइम की बात कर देंगे, रीजनेबल टाइम में हो जानी चाहिए अंटिल अनलेस हमने कोई फिक्स टाइम नहीं डाला है उसमें. कह रहा है गुड्स इन पोजेशन ऑफ द थर्ड पार्टी की पोजेशन में, यानी हमने बताया ना मर्केंटाइल एजेंट हो सकता है, वेयर हाउस कीपर हो सकता है, शिपिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है. चलिए, where the goods at the time of sale are in possession of the third party, there is no delivery unless until such third party acknowledge to the buyer. थर्ड पार्टी बोल रही है ठीक है सर मेरे पास है आपके गुड्स, अब ठीक है मैं आपको पहुंचा दूंगा, hold the good on his behalf. ठीक, थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जी मेरे पास गुड्स हैं आपके, सेलर ने मुझे अथॉरिटी दे दी है कि मैं आपको गुड्स दे सकता हूं. ओके, ठीक है. टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड एट रीजनेबल आवर. ये तो नहीं रात को 2 बजे सोते सोते किसी को जगा दोगे, ठीक है, रीजनेबल आवर्स. ठीक है. Expenses for delivery, expenses of or incidental to putting the goods into the deliverable state must be borne by the seller in the absence of contract of the contrary. मतलब जब तक बायर और सेलर का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई बायर भी बियर करेगा सेलर बियर करेगा, तो सेलर ही बियर करेगा बट ऑफ बिल सर, ठीक है, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने के लिए, लाने तक के एक्सपेंसेस. ठीक है. अब रॉन्ग क्वांटिटी की बात करें, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, मैंने मांगे थे 100 दे दिए 200, 1000 मांगे थे दे दिए 11. ए एग्रीज टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ बीट टू बी एट 1000 पर क्विंटल. ए डिलीवर्स 1100 क्विंटल, बी में रिजेक्ट द होल और एक्सेप्ट 1000 क्विंटल और रिजेक्ट द रेस्ट और एक्सेप्ट द होल एंड पे देम. ठीक है. अब बायर के पास है कि वो टोटल रिजेक्ट कर दे, जितना उसने मांगा था उतना ले ले, या फिर टोटल ले ले. तीन ऑप्शन बायर के पास, जो बायर कहेगा वैसे मान लेंगे, तो खुदा है भाई वो ग्राहक को देता होता है. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी, unless otherwise agreed the buyer is not bound to accept the delivery in installments. अगर स्टार्टिंग में बोला है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो ओके, अगर नहीं बोला है तो फिर जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे. The rights and liabilities in case of delivery by installment and payment therein may be determined by the parties to the contract. वो rights and effects उसके contract के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे. बहुत सिंपल सी बातें की जा रही है, बहुत सिंपल जनरल बातें हैं. अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे और आपसे फिर भी इसके बारे में बात की जाए तो भी जनरल है, आप अपने टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर ऐसा मार्केट में होता है और आपने लोगों ने ये देखा हुआ है. ठीक है. कह रहा है डिलीवरी टू कैरियर. कैरियर मतलब बार बार देखते हुए आ रहे हैं, कौन होता है कैरियर? वही ट्रांसपोर्ट एजेंट, ठीक है, वेयर हाउस कीपर.
चले आगे। सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी टू द बायर। कैरियर को दे देना मतलब हमने मान लिया कि हमने अपने गुड्स बायर को पास ऑन कर दिए हैं, ठीक है। डिटेरियोरेशन, गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, कुछ दूर जा रहा है, दूर दराज। द लायबिलिटी फॉर डिटेरियोरेशन नेसेसरी इंसिडेंटल टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन बायर। अब दूर जा रहा है तो कैरियर लेके जा रहा है, और अभी हमने कैरियर का क्या पढ़ा कि बायर के पास चले जाते हैं। Though the seller agrees to deliver at his own risk, अगर सेलर अच्छा इंसान है तो कह सकते हैं सर मेरा रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, अदरवाइज नहीं तो बायर का रिस्क है, ठीक है। समझ आई बात। बायर का राइट टू एग्जामिन द गुड्स, the goods are delivered to the buyer who has not previously examined them, he is entitled to a reasonable opportunity of examining them in order to ascertain whether they are in the conformity with the contract। क्या जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात की थी गुड्स की वैसे ही है या डिफरेंट है, वही तो है या अलग तो नहीं आ गए, तो वो एग्जामिन कर सकता है। समझ आई बात। चलें आगे। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। बहुत थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर रह गया जो खत्म कर रहे हैं अभी जल्दी से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप अच्छे से रिवाइज करेंगे इसको, दोबारा से 2 बार देखनी पड़े तो आप 2 बार भी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, प्रीवियस वीडियो को जो हमने कट करके डाल दी है, ठीक है। चले आगे। बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स हो चुका है, अब चल रहे हैं रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स है कि एक्सेप्टेंस कैसे की जाएगी। द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स टू द सेलर that he has accepted them, ठीक है, उसने इंटीमेट कर दिया। और when the goods have been delivered to him and he does not act in relation to them with it, which is inconsistent with the ownership of the goods, उसने मना भी नहीं किया, उसने रख लिए हैं, ठीक है, उसने कुछ बोला नहीं पर रख भी लिए हैं गुड्स, ठीक है। और when after the lapse of a reasonable time, उसने वापस भी नहीं किए। he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them, हाँ तो हम मान लेंगे एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो 3 चीजें हैं ये इसमें। पहला क्या, उसने खुद इंटीमेट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा, उसने इंटीमेट तो नहीं किया बट उसने गुड्स को मना भी नहीं किया रखने से, तुम्हारी ना नहीं है तो हम समझ लेंगे हाँ है, ठीक है। या फिर एक टाइम पीरियड हमने सेट किया था, कितने टाइम पीरियड में एक्सेप्ट कर लिए ना, नहीं तो वापस दे देना और टाइम जा चुका है, तो हम मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड, बायर बाउंड नहीं है, देखिएगा क्या कह रहा है। वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं लेने हैं, having the right to do so, उसके पास राइट होना चाहिए उस चीज का। he is not bound to return them to the seller, seller आए अपना उठा ले, उसका कोई राइट नहीं है कि वो अपने खर्चे पे उसको आगे भेज दे, ठीक है। और उसने इंटीमेट कर दिया अगर तो, ठीक है। चले आप कह रहा है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। लायबिलिटी क्या होगी, उसने अगर नेग्लेक्ट कर दिया और रिफ्यूज कर दिया तो कह रहा है the seller is ready and willing to deliver the goods, सेलर रेडी है और चाहता है डिलीवर करना, एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, बायर वो कह रहा है कि प्लीज आप डिलीवरी ले लीजिए, एंड ही डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी, उसने रीजनेबल टाइम में वो डिलीवरी नहीं ली है, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस, ठीक है। अगर सेलर को उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है, उसकी नेग्लिजेंट की वजह से, रिफ्यूजल की वजह से, हैं, और रीजनेबल टाइम भी जा चुका है, हाँ, तो फिर उसको देना पड़ेगा, डैमेजेस तो देने पड़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। चले आगे। आगे अनपेड सेलर मैंने आपको बताया, देखो अनपेड सेलर ये हमारी वीट, ये क्या हुआ अनपेड, ये सेलर दूध बेच रहा है तो अनपेड सेलर। आई होप समझ आया होगा अनपेड सेलर क्या होता है। नहीं सर इतना नहीं होता सर, ये वाहियात था कोई बात नहीं, आगे समझ लेते हैं अनपेड सेलर क्या होता है। चले आगे, पक्की बात है, चलिए। कह रहा है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, सेलर की ऑब्लिगेशन है, बायर हैज टू पे फॉर इट, उसको पे तो करना पड़ेगा। इफ बायर पेज टू और रिफ्यूजेस टू पे द सेलर एज एन अनपेड सेलर, उसके कुछ राइट्स भी होगी उसके, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाइफ फॉर कितने का, 50,000 का, पर उसने 40,000 दिए, हाँ, और बाकी नहीं दे पाया, तो एक्स इज एन अनपेड सेलर। नीचे भी वही एग्जांपल है सेम, ठीक है। चेक दिया, डिस्काउंट हो गया तो भी वर्क पेड रहेगा। चले आगे, पक्की बात है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। चलिए राइट्स क्या है, ठीक है। अब राइट्स भी तो देखेंगे, अनपेड सेलर के राइट्स है क्या क्या, देख लेते हैं। लियान वापस लेना,
द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन, अपने पास रख सकता है वो, ठीक है, जरूरी नहीं है उसको आगे पास ऑन करने, रिटेन कर लिया, रिटेन, गुड्स मेरे पास ही थे, हाँ मेरे पास थे, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया था पर पैसे नहीं आए, मैं उसको रिटेन कर सकता हूं अंटिल पेमेंट नहीं आ जाती उसकी, ठीक है। नेमली कब कब, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, हमने क्रेडिट की कोई बात ही नहीं की कि 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन, ठीक है। द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड, 60 दिन की बात की थी, 30 दिन की बात की थी, वो टर्म जा चुका है, तो भी हम रिटेन करके रख सकते हैं, और अगर हमने उसको दे दिया है तो भी देख लेते हैं क्या करेंगे। द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, सामने वाले के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो हम रिटेन करके ही रख सकते हैं। The seller may exercise the right of lien notwithstanding he is in possession of the goods as agent or bailey of the buyer. The seller may exercise his right of lien, ठीक है, कर सकता है, notwithstanding, हम इसकी बात कर रहे हैं, that he is in possession of the goods as agent or bailey for the buyer। अब उसके बाद goods है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, तो वो ओनर तो नहीं रहा, चाहे वो बेलर एज ए बेलमेंट में हम देखते हैं ना बेलर और बैली, तो ये बैली है या फिर एज ए उसका एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, ये देख रहे हो। क्रेडिट एक्सपायर, क्रेडिट एक्सपायर, ठीक, क्रेडिट एक्सपायर हो चुका है। चले आगे, पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी कर रहा है, वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज लियान ऑन द रिमाइंडर, उस पे वापस रख सकता है, रिटेन करके रख सकता है जो नहीं डिलीवर किए हैं, unless such part delivery has been made under the circumstances as to show an agent to waive the lian, ठीक है। अगर लियान का राइट हटाने के लिए वो पार्ट डिलीवरी हुई है तो फिर वो नहीं हो सकती, ठीक है, अदरवाइज वो रिटेन कर सकता है पार्ट जो बाकी है अभी देना है उसको। चले आगे, टर्मिनेशन ऑफ लियान, ठीक है। द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियान अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस में उसके बाद लियान का राइट नहीं है। वेयर ही डिलीवर्स द गुड टू ए कैरियर, कैरियर को दे दिया, और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, वापस लेने का नहीं रखा, डिस्पोजल का राइट नहीं रखा, तो गुड्स गए, लियान का राइट नहीं है। If the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the good, buyer या उसके एजेंट ने गुड्स ले लिया lawfully तो गया, ठीक है। The seller has waived the right of lian, उसने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, या फिर buy estoppel, वो होल्डिंग आउट वाली बात, where the seller so conducts himself that he leads third party to believe that the lian does not exist, उसने थर्ड पार्टी को बिलीव करा दिया कि लियान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो राइट तो है ही नहीं, ठीक है। आप नहीं ले सकते, गुड्स रिटेन नहीं कर सकते, नहीं जी नहीं कर सकता, ठीक है, चलो ठीक है नहीं कर सकते, ठीक है। लियान की बात की, अब कह रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसपोर्ट, रास्ते में ही रोक लिया हमने, देख रहे हो आप, रास्ते में हमने रोक दिया, रुक जा भाई रुक जा, कहीं नहीं जाना, ठीक है। चले आगे, when the buyer of goods become insolvent, buyer insolvent बन चुका है, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods, उसने अपने से अलग कर दिया है, ठीक है, उसने गुड्स भेज दिए आगे, has the right of stopping them in transit, रास्ते में रोकने का राइट है, that is to say he may resume possession, वापस ले सकता है possession of the goods as long as they are in the course of transit, रास्ते में जब तक, ठीक है, बाहर के बाद पहुंच जाएंगे तो यार जोर जबरदस्ती करके थोड़ा लेके आएगा, and may retain until paid और टेंडर प्राइस होता है, उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक रिटेन करके रख सकता है, रोक सकता है, ठीक है। करेक्ट, ड्यूरेशन क्या रहेगी ट्रांजिट की, हाँ, the goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent takes the delivery of such, ठीक है, तब तक जब हमने पास ऑन कर दिए कैरियर को या बेली को, ठीक है, और जब तक बायर या उसके एजेंट ने उसको रिसीव नहीं कर लिया, तो जो बीच का टाइम पीरियड है तब तक माना जाएगा कि वो ट्रांजिट में है। द बायर और हिज एजेंट obtains delivery of the goods before their arrival at the destination, ठीक है, पहुंचने थे वेयर हाउस तक, रास्ते में बायर चालू निकला, उसका एजेंट चालू निकला, रास्ते में हाँ वेयर हाउस से 20 किलोमीटर पहले जाके डिलीवरी ले लिया, तो भी खत्म हो जाएगा ट्रांजिट, बायर के पोजीशन में चले गए ना, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे, if after the arrival of the goods at the destination the carrier or the other bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds the good on his behalf and continues in possession of them as bailey for the buyer or his agent, तो भी खत्म हो जाए। जिसके पास पहुंचे उसने बायर को फोन कर दिया, हाँ जी आपके गुड्स मेरे पास पड़े हैं, आपके बिहाफ पे मैं होल्ड कर रहा हूं, खत्म, ट्रांजिट खत्म, ठीक है, एक्नॉलेज कर दिया है, समझ आई बात। कह रहा है the goods are rejected by the buyer, रिजेक्ट कर दिया, and the carrier or the other bailey continues in possession of them, the transit is not deemed to be an end, उसने मना कर दिया तो नहीं होंगे, वो तो फिर ट्रांजिट में रहेंगे।
इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक, उसने वापस लेने से सेलर ने भी मना कर दिया और उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ये ट्रांजिट चलता रहेगा। कह रहा है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टेड बाय द बायर, बायर ने हायर किया एक बार, इट इज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर केस वेदर दे आर इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर एज ए कैरियर और एजेंट ऑफ द बायर। ठीक है, वो कैरियर के मास्टर के पास है, एजेंट के पास है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस केस में हम देख लेंगे कि एजेंट के पास है तो फिर एंड हो गया, मास्टर के पास है तो फिर वो ट्रांजिट है। Where the carrier or other very wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, in that behalf the transit is deemed to be an end. Wrongfully मना किया ना, हाँ जी आपकी गुड्स है मेरे पास, नहीं जी नहीं है, खत्म बात। ठीक है, wrongfully मना किया बट एक्चुअली उसके पास है ना, तो एंड हो जाएगा। Where the part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent, ठीक है, the remainder of the goods may be stopped in transit, बीच पार्ट वाले रोक सकते हो ना, unless such part delivery has been made in circumstances to show, वही वाली बात है, agreement to give up in possession of the goods of the whole of the goods। ठीक है, ये लास्ट अभी हमने किया। How stoppage in transit is affected, ठीक है, कैसे हो सकता है, देखो सीधी सी बात है। पहला पॉइंट, by taking actual possession of the goods, रास्ते में हमने ले लिया तो वो हम मान लेंगे कि हमने stoppage in transit इफेक्ट कर दिया है। एंड सेकंड, by notice to the giving notice to the carrier not to deliver, तो हमने कैरियर को बोले भाई तू देगा नहीं, गुड्स नहीं देगा, हम कह लेंगे कि ऐसे हमने रोक दिया गुड्स को ट्रांजिट के अंदर ही। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस दिया हुआ है लियान और ट्रांजिट में, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। चले आगे। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर, सब सेल कर दिया उसने, आगे सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, गिरवी रखा है ना, सब सेल देखो, सब पे सेल और प्लेज। आप स्कूल में प्रेयर करते थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर एक्सेप्ट वन, है ना, वही बनी। The right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. उसने हाँ नहीं भरी है सेलर ने, तब तक का कोई मतलब नहीं, हमने कर दिया, आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, हम रोक सकते हैं, आगे किया है, जरूरी थोड़ी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर सब सेल करा है, हमारे पास राइट है ना, अभी ट्रांजिट में हम रोक भी सकते हैं, और लियान है अगर हमारे पास गुड्स है तो हम लियान भी कर सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन अ बेटर पोजीशन देन द सेलर, यानी फर्स्ट बायर, सेलर बायर आगे सेकंड बायर। ठीक है, इससे बेटर टाइटल क्या ले लोगे आप, या इससे बेटर कुछ क्या ले लोगे आप, जब तक इसके पास ही वो चीज नहीं है वो आपको कैसे दे देगा। ठीक है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑब्वियसली इज डिफीटेड इफ द बायर हैज ट्रांसफर्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लाइडिंग, और प्लेजेस द गुड्स टू अ सब बायर इन अ गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। हाँ, समझ आई बात? एग्जांपल से समझना, ए सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी ऑफ मुंबई, ठीक है, and the goods are handed over to a railway for transmission to B. The meantime B sold the good to C for consideration. B become insolvent, A can still exercise the right of stoppage return. समझ आएगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलें आगे। चलिए, एक्सेप्शन सेकंड, when the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of the goods made by the buyer, उसने कुछ अपनी हाँ कर दी है, कोई बात नहीं, कर दो जो करना कर दो। ठीक, एग्जांपल देखो, A entered into a contract to sell cartons in possession of a wharf finger, ठीक, समझ रहे हो, wharf पता है ना आपको, जहाज जहाँ पे आता है, to B and agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customers. Now B sold goods to C and C duly paid to B. ठीक है, but anyhow B failed to make the payment to A. उसने B ने A को नहीं किया, A wanted to exercise the right of lien and ordered the wharfinger not to deliver to C, held that the seller had assented to the resale of the goods by the buyer to the sub buyer. As a result, अब वो वापस नहीं ले सकता, उसने असेंट दे दी थी कि हाँ आप ये बेच दो, अब आप उससे सू करो, उसे डैमेजेस क्लेम करो, जो भी करना है आप करो। ठीक है, बट आप लिहाज नहीं कर सकते, आप वाफिंगर को ये नहीं बोल सकते कि आप गुड्स आप रोक लो, हम नहीं देना चाहते, ठीक है, मेरे पैसे नहीं आए। ठीक है, चलिए, कह रहा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू द पर्सन हु हैज बॉट गुड्स इन गुड फेथ फॉर अ वैल्यू and that is price. The proviso of subsection stipulates following, सुनिएगा, दो कंडीशन ले रहा है, कह रहे हैं the last mentioned transfer is by way of sale, ठीक है, the right of lien or stoppage in transit नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो pledge है, unpaid seller right of lien or stoppage only be exercised
सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ द प्लेजी, ठीक है। उसके राइट्स को हर्ट मत करिएगा, अदरवाइज आप ले सकते हैं। पर फर्स्ट केस में आप नहीं ले सकते, दोनों लियान भी और स्टॉपेज भी। समझ आएगा? इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंड, ठीक है, रिसाइंड नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। when the seller exercises his right of stoppage in transit, the contract still remains in the force and the buyer can ask for delivery on payment, ठीक है। स्टॉपेज का मतलब ये नहीं है कि कैंसिल हो गया, बायर बोल सकता है लो जी पैसे वापस दे दो। समझ आएगा? चलो आगे, राइट ऑफ रीसेल। अब आगे रीसेल, राइट ऑफ रीसेल, ठीक है। The right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller. Unpaid seller के बाद है उसको पैसे जो चाहिए होंगे ना यार। In the absence of this right, the unpaid sellers, others' right against the goods, that is lian and stoppage in transit, would not have been much used because these are right only entitled the unpaid seller to retain the goods until paid by the buyer. हाँ, ये बात बताओ, रिटेन करना, लियान करना, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे ना। तो रीसेल का राइट होना चाहिए ना, उसको अंटिल अपने गुड्स के पैसे चाहिए ना एट द एंड, तो ठीक। तो कह रहा है द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल द गुड्स इस कंडीशन में, ठीक है। अगर वो पेरिशेबल नहीं चल के गुड्स खराब हो जाएंगे तो फिर उसका तो लॉस हो जाएगा। सब्जियां जैसे, वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन, उसने नोटिस दे दिया दूसरी कंडीशन में कि यार आप लेना है तो लो, नहीं तो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा कि आगे बेच सकता है। It may be noted that in such case, on the resale of the good, the seller is also entitled to recover the difference. Resale के केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और उससे कम में बेचना पड़ा तो वो डिफरेंस भी ले सकता है। हाँ, retain the profit if the resale price is higher than the contract price. प्रॉफिट रख भी सकता है, जरूरी थोड़ा ना। उसने 100 का कॉन्ट्रैक्ट किया था बायर से, उसने नहीं दी, उसने रिटेन किए, उसने आगे 200 में बेच दिए तो 100 रुपए का प्रॉफिट। ये थोड़ा ना कि आप उस बायर को देगा, नो, फर्स्ट बायर को नहीं दिया, वो आगे जो उसका प्रॉफिट है वो खुद रख सकता है। Whereas unpaid seller who has exercised his right of lian or stoppage in transit resells the goods, the subsequent buyer acquires the good title, उसको good title जाएगा, as against the original buyer, the first buyer, that despite the fact that the notice of the resale has not been given to the seller to the original buyer, चाहे उसने नोटिस नहीं दिया है चाहे दिया है, ठीक है, उसके पास गुड टाइटल पास होना होगा, ठीक है। कह रहा है a resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in the contract, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था आप नहीं लोगे तो मैं फिर आगे फर्दर सेल कर सकता हूँ, तो फिर तो है यार, ऑब्वियसली एक्सप्रेसली हमने रिजर्व कर दिया था राइट, ठीक है। वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, पास वो नहीं की थी, द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज रेमेडीज ए राइट ऑफ विदहोल्ड कर सकता है डिलीवरी, सिमिलर द राइट इज सिमिलर टू लियान, इसे बोलते हैं क्वासी लियान। लियान की तरह है, मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे विदहोल्ड कर रहा है डिलीवरी, ठीक है, तो विदहोल्डिंग ऑफ डिलीवरी इज क्वासी लियान। क्वासी मतलब लियान नहीं है, पर लियान जैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वैसे, ठीक। चलो मैं कह रहा है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ठीक है, क्या क्या राइट देख रहे हैं। कह रहा है राइट सूट फॉर प्राइस, प्राइस पैसे के लिए सूट यानी केस कर सकता है, सूट फॉर प्राइस, ठीक है। Where under a contract of sale of property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price, पैसे के लिए sue कर सकता है, उसने अगर मना कर दिया, गलती से भी कर दिया तो भी। Where under a contract of sale the price is payable on the day certain irrespective of delivery, ठीक है, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract, चाहे उसने पास भी नहीं किया पर एक टाइम फिक्स कर दिया गया था कि इस दिन को पेमेंट हो जानी चाहिए और नहीं किया तो वो फिर भी सू कर सकता है, ठीक है। पास हो गया तो सू कर ही सकता है, अगर नहीं भी हुआ तो भी कर सकता है अगर टाइम ऑफ पेमेंट एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, उसकी वजह से उसको कोई डैमेजेस हो रहे हैं, लेस प्राइस पे बेचना पड़ रहा है तो वो भी डैमेज भी कर सकता है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, कैंसिल कर सकता है ड्यू डेट से, कह रहा है where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, उसने पहले ही मना कर दिया, the seller may treat the contract as resigned, हाँ उसी दिन मान सकता है कि कैंसिल हो गया और सू कर सकता है डैमेजेस के लिए। दिस इज नोन एज द रूल ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट हो रहा है, एक्चुअल ब्रीच ऑन दैट ड्यू डेट होता है, आपको पता होगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उस पहले ही उसने मना कर दिया तो पहले ही आप क्लेम कर लो, खत्म करो ना, ड्यू डेट का क्यों वेट कर रहा है, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। सूट फॉर इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हो जो पैसे नहीं आए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो, उसके पैसे में उसको पैसे आगे वो कर कुछ सेल हो कुछ भी करता है, इन्वेस्ट करता है, जो भी करता उसे इनकम होती, तो उस केस में वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है, ठीक है। कह रहा है वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द पेमेंट बिकम ड्यू, जिस दिन ड्यू हो रही थी टू द, जब तक उसने रिकवर नहीं कर लेता तब तक के लिए उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। इफ हाउएवर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट द सेलर मे चार्ज इंटरेस्ट ऑन द प्राइस व्हेन इट बिकम्स ड्यू, ठीक है। अगर वो नोटिफाई कर देगा कि अब तू नहीं देगा तो मैं तेरे से पैसे लेगा, इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपने मेंशन किया तो है ही है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सूट फॉर इंटरेस्ट। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, रेमेडीज बायर की रेमेडीज, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, हाँ तो क्या होगा? फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम और इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवर नॉन कंफर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स एंड रिवोक्स एक्सेप्टेंस तो राइट क्या होंगे? डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं मुझे करके दे काम, मुझे चाहिए ही चाहिए गुड्स। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, आपको पता कोलेक्ट्रल होती है। सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच, पहले ही मना कर दिया। सूट फॉर इंटरेस्ट, वही चीजें उसके पास से तो वही चीजें फॉर ऑलमोस्ट इसके पास भी आएंगी। कह रहे डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेज क्लेम कर लेगा 30 डेज 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, ठीक है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नहीं जी करवा के दो, हमें करना ही करना है, हमें तो ये जरूरी है, सपना चौधरी का, ठीक है। जयपुर तय मंगाई, ठीक है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। एज ब्रीच ऑफ वारंटी, उसने कंडीशन को वारंटी मान लिया बायर ने, बायर के पास होता है ना कि वो वारंटी मान सकता है कंडीशन को, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ब्रीच ऑफ वारंटी। The buyer is not entitled to reject the goods only on the basis of such breach of warranty. He may sue. Damage दे सकता है। उसमें क्या करते थे आपने देखा होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में डैमेजेस लकड़ी साइड, वहां पे खाली डैमेजेस वारंटी के केस में। कह रहा रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, पहले तो सूट और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें अभी आपने पढ़ी थी, ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच वाली। ऑक्शन से, ठीक है। आईपीएल ऑप्शन देखा ना आपने, ऐसा होता है ना, देखिए बैंक स्टॉक्स बिक रहे हैं, बेस प्राइस है 2 करोड़, ठीक है। ऑक्शन से, एन ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स, पब्लिक से बिड्स मांगी जाती है, बोला जाता है जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे दे दिया जाएगा। द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। एन ऑक्शनर इज एन एजेंट, जो कर रहा है देख रहे हो ना, ये पर्सन, ये ऑक्शनर है, इज एन एजेंट गवर्नड बाय लॉ ऑफ एजेंसी, जिसको अपॉइंट किया जाता है। व्हेन ही सेल्स ही इज ओनली द एजेंट ऑफ द सेलर, ठीक है, सेलर के बिहाफ पे। He may however sell his own property as the principal and need not disclose the fact, ठीक है। उसको जरूरी नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, इसको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। रूल्स देखते हैं इसके। Where the goods are sold in lots, where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie deemed to be the subject of a separate contract of sale। अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टॉक का अलग हो रहा है, धोनी का अलग हो रहा है, कोहली का अलग हो रहा है, लोट पे जरूरी थोड़ा सारे आरसीबी के तो लोट पे दे रहे हैं तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट बता रहे, नो नो नो, अलग अलग होगा। Can a completion of the contract of sale? The sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of hammer, and until such announcement is made, any bidder may reject. जब तक हैमर नहीं आया तब तक कोई भी रिजेक्ट कर सकता है बीच में, यार नहीं मैंने गलती से लगा दी, मैंने, तो क्या होगा, प्रीवियस बिडर के पास जाएगी। Right to bid may be reserved. Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such a right is expressly reserved, the seller or any person on his behalf may bid the ऑप्शन, ठीक है। उसने अपना राइट रिजर्व किया हुआ है कि भाई मैं बिड करूंगा, या मैंने अपने बिहाफ पे किसी एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है तो वो मेरे बिहाफ पे बुक कर देगा, तो राइट रिजर्व कर रखा है। क्या रिजर्व प्राइस, द सेल में बी नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट एज अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। रिजर्व प्राइस बेस प्राइस, इससे कम नहीं होगा, या फिर डिफरेंस की इससे ऊपर बोली लगेगी तो इतने डिफरेंस पे लगेगी। 2 करोड़ के बाद 2 करोड़ 10 लाख, यानी 10 लाख से ऊपर जाएगी। कह रहा प्रिटेंडेड बिडिंग, प्रिटेंड कर रहे हैं बिडिंग का। इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, ये वर्ड है लोगों, ठीक है। मुझे खरीदा नहीं, मुझे पता है कि सामने वाला इसको लेगा ही लेगा, अब मैं चाहता हूँ उसमें नुकसान हो जाए, उसके पैसे खत्म हो, ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा होता है ना ऑप्शन में के लिए, ठीक है। तो होता है वर्डेबल हो सकता है बायर। कह रहा इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस, ओहो टैक्स की बात कर रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। वेयर आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म, टैक्स रिवीजन टेक प्लेस, टैक्स या तो बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा। Where tax is being imposed, increased, decreased or remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of the tax, the parties would become entitled to readjust the price of the goods accordingly। क्या करें,
Following taxes are applied on the sale or purchase of the goods. Any duty of custom or excise of the goods, any tax on sale or purchase. तो देखिएगा ये क्या कह रहा था. The buyer would have to pay the increased price. अगर बढ़ा है तो उसको increase देना पड़ेगा. Where the tax is increases may derive the benefit of reduction. अगर कम हुआ है तो benefit भी ले सकता है. If the taxes are curtailed, कम हुआ है तो. The seller may add the increased taxes in the price. The effect of provision can, however, is excluded by an agreement. Starting में agreement में हमने कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्राइस फिक्स है, अब टैक्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है. It is open to the party to stipulate anything regarding to the taxation. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों पार्टीज अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनको करना क्या है. ठीक है, चाहते हैं तो इंक्लूड कर देंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं प्राइस को. ठीक है, ये रेट बढ़ रहा है तो देखो निकाल रहा है ना सेलर बायर से, दे भाई दे भाई दे भाई. चलिए, आई होप आपको पूरा समझ आया होगा. नहीं आया तो आप प्लीज डाउट्स मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है, तो एक छोटी सी बात आपसे करना था, होप रखिएगा. ठीक है, होप रखेंगे तो सब चीज़ फुल हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी. होप क्या होता है? होल्ड ऑन, पेशेंस. ठीक है, रुको, आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी एक दिन. ठीक है, बस काम करते रहिए, काम करते रहेंगे तो चीज़ें होती रहेंगी. ठीक है, सीखना बंद तो जीतना बंद. ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो आई होप आपको ठीक लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर्स. कुछ समझ ना आए, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप डिटेल में भी मुझसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये एक रिवीजन की तरह हमने लिया है इसको, ताकि हम अच्छे से एक बार देख पाए. ठीक है, एग्जाम में आपको ध्यान रहे और आप लास्ट मिनट आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको पूरे कंसेप्ट याद आ जाएंगे. ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और डेली बेसिस पे आपके पास वीडियो आती रहेगी. आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट एक्ट के साथ.